हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। किसान रेल को लेकर बोले प्रधानमंत्री मोदी, फल सब्जियों के भाव चढ़ाने उतारने का खेल अब खत्म। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में शुरू की गई किसान रेल को किसान और उपभोक्ता दोनों के लिए लाभदायक बताते हुए रविवार को कहा कि इससे फल सब्जी की कीमतें घटाने बढ़ाने का खेल खेलने वालों के लिए यह खेल खत्म होने वाला है। दोस्तों, मोदी हलधर बलराम जयंती पर 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष सुविधा का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन करने के अवसर पर किसानों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की एक और किश्त भी जारी कर दी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी का सरकार पर तंज, कहा 2 करोड़ नौकरियों का वादा था, 14 करोड़ हो गए अब बेरोजगार। जी हां दोस्तों, केंद्र की सत्तासीन नरेंद्र मोदी सरकार को कभी मेहुल चोकसी तो कभी राफेल जैसे मुद्दों पर घेरने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान सांसद राहुल गांधी ने अब बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। यूथ कांग्रेस के स्थापना दिवस पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि देश के युवाओं के मन की बात, रोजगार दो मोदी सरकार। देश की आम जनता से कांग्रेस के रोजगार दो अभियान से जुड़ने की अपील करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इस सरकार को नींद से जगाना बहुत जरूरी है, यह देश के भविष्य का सवाल है। इस मैसेज के साथ राहुल गांधी ने एक वीडियो भी जारी किया। अपने वीडियो संदेश में राहुल गांधी ने कहा कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने देश के युवाओं से वादा किया था कि वे हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। बहुत बड़ा सपना दिखाया था। सच्चाई यह है कि 14 करोड़ लोगों को मोदी जी की नीतियों ने बेरोजगार बना दिया है। यह क्यों हुआ? गलत पॉलिसी के कारण, नोटबंदी, गलत जीएसटी और फिर लॉकडाउन। इन तीनों चीजें ने भारत के आर्थिक ढांचे को खत्म कर दिया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा ऐलान, 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर बैन। जी हां दोस्तों, पड़ोसी देश चीन, पाकिस्तान और नेपाल से चल रही तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि भारत ने रक्षा के क्षेत्र में 101 उपकरणों के आयात पर बैन लगा दिया है। राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में लिए गए फैसलों से जुड़े कई ट्वीट किए। दोस्तों, रक्षा मंत्री ने ट्वीट करके बताया कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा और रक्षा क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। रक्षा क्षेत्र के 101 उपकरण भारत में बनाए जाएंगे। घरेलू कंपनियों से 52,000 करोड़ की रक्षा खरीद की जाएगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। खेती पर मंडराया खतरा, विदेश से आ रहे संदिग्ध बीज पार्सल, अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, केंद्र ने राज्य सरकारों के साथ साथ बीज उद्योग और अनुसंधान निकायों को अज्ञात स्रोत से भारत में आने वाले संदिग्ध या फिर अवांछित बीज पार्सल के बारे में सतर्क किया है, जो देश की जैविक विविधता के लिए खतरा हो सकते हैं। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि इस संबंध में एक निर्देश जारी किया गया है। पिछले कुछ महीनों में दुनिया भर में हजारों संदिग्ध बीज खेप को भेजे जाने की सूचना प्राप्त हुई है। दोस्तों, अज्ञात सूत्रों से भ्रामक पैकेज के साथ अनचाहे संदिग्ध बीज पार्सल का खतरा अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, जापान और कुछ यूरोपीय देशों में पाया गया है। मंत्रालय ने यह भी उल्लेखित किया है कि अमेरिका कृषि विभाग यूएसडीए ने इसे बीज बिक्री के फर्जी आंकड़े दिखाने का घोटाला और कृषि तस्करी करार दिया है। यूएसडीए ने यह भी बताया है कि अनचाहे बीज पार्सल में विदेशी आक्रामक प्रजाति के बीज या रोगजनक या फिर रोग को पेश करने का प्रयास हो सकता है, जो पर्यावरण, कृषि, पारिस्थितिकी तंत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कश्मीरियों की जमीन बचाने के लिए नया कानून लाएगी सरकार, संसद में पेश होगा विधेयक। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के लोगों के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए एक नए कानून को लाने पर विचार किया जा रहा है, ताकि वहां संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान निरस्त किए जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश के लोगों की चिंताओं को दूर किया जा सके। इस संबंधी विधेयक को संसद में पेश किए जाने की संभावना है। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों के भूमि अधिकारों के लिए नए कानून लाने पर काम किया जा रहा है। इससे जम्मू कश्मीर के लोगों की सभी चिंताएं दूर हो जाएंगी। अधिकारियों ने बताया कि संसद में इस संबंध में विधेयक पारित हो जाने के बाद जम्मू कश्मीर में भूमि पर अधिकार खोने का वहां के लोगों का डर दूर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सुशांत सिंह राजपूत केस में महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई जांच में लगाया अड़ंगा, जारी किया नया फरमान। जी हां दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच अभी शुरू भी नहीं हुई है और महाराष्ट्र सरकार सीबीआई के रास्तों में रुकावटें पैदा करने की जुगत में लग गई है।
महाराष्ट्र सरकार की मंत्री और मुंबई की मेयर ने सुशांत सिंह केस में जांच के लिए मुंबई आने वाली सीबीआई की टीम को बिना परमिशन मुंबई में कदम रखने पर 14 दिन के आइसोलेशन में भेजने का ऐलान कर दिया है। इस पर महाराष्ट्र का विपक्षी दल ठाकरे सरकार को घेर रहा है। बीएमसी ने आनंद फानन में इस महामारी को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दिया है। इसमें दूसरे प्रदेश से फ्लाइट से आने वाले लोगों को 14 दिनों का आइसोलेशन अनिवार्य कर दिया गया है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने ऐलान किया है कि सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच करने वाली सीबीआई अफसरों को मुंबई आने से पहले बीएमसी से परमिशन लेना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रखा जाएगा। बीएमसी ने बीते 3 अगस्त को एसओपी जारी किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में अब आवाज से होगी इस महामारी की जांच। आदित्य ठाकरे बोले वरदान साबित होगी नई तकनीक। जी हां दोस्तों, देश में इस महामारी के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में टॉप पर है। महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। अब दोस्तों महाराष्ट्र सरकार इस महामारी की टेस्टिंग के लिए एक नई तकनीक का इस्तेमाल करने जा रही है। इस तकनीक के बाद आवाज से ही इस महामारी की जांच हो जाएगी। ऐसा हम खुद नहीं बल्कि शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा है। दोस्तों आदित्य ने ट्विटर पर इस बारे में जानकारी दी। आदित्य ठाकरे ने ट्वीट किया कि बीएमसी आवाज के नमूनों का उपयोग करके एआई आधारित कोविड टेस्टिंग एक परीक्षण करेगी। आरटीपीसीआर टेस्टिंग भी होती रहेगी, लेकिन दुनिया भर में टेस्ट की गई तकनीकें साबित करती हैं कि महामारी ने हमें हमारे स्वास्थ्य ढांचे में तकनीक के उपयोग की चीजों को अलग तरह से देखने और विकसित करने में मदद की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना हुआ सस्ता, 1.5 लाख रुपए मिलेगी सब्सिडी, रजिस्ट्रेशन भी होगा फ्री। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी लागू कर दी है। इससे देशवासियों को इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदने में मदद समेत दूसरी सुविधाएं भी मिलेगी। इस पॉलिसी में सरकार ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार सब्सिडी देने के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी डेवलपमेंट कर रही है। दिल्ली सरकार ने 7 अगस्त को इस पॉलिसी का नोटिफिकेशन जारी किया था। दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी में सबसे ज्यादा इंसेंटिव पर जोर दिया गया है। जो भी 2 पहिया या फिर 3 पहिया इलेक्ट्रिक वाहन है उनके लिए 30,000 रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा। इसी तरह कोई कस्टमर अगर 4 पहिया यानी कि कार खरीदना चाहता है तो उन्हें 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। दोस्तों इसी तरह इसमें स्क्रैप पॉलिसी भी शामिल है, यानी कि अगर आप कोई पुरानी गाड़ी देकर नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते हैं तो आपको उसका भी कुछ आर्थिक फायदा मिलेगा। सभी तरह के इंसेंटिव अलग अलग वाहनों पर अलग अलग तरीके से लागू किए जाएंगे। इस पॉलिसी में रजिस्ट्रेशन चार्ज भी माफ कर दिया जाएगा और साथ ही रोड टैक्स में भी छूट मिलेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भगवान राम के बाद अब गौतम बुद्ध पर नेपाल का बड़ा बयान, कहा वे यहीं पैदा हुए थे। जी हां दोस्तों, अयोध्या और भारत को लेकर बयानबाजी करने के बाद अब नेपाल ने गौतम बुद्ध को लेकर बयान दिया है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने रविवार को अपने बयान में कहा कि गौतम बुद्ध नेपाल में पैदा हुए थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि यह निर्विवाद तथ्य है जो ऐतिहासिक और पुरातत्व साक्ष्यों से सिद्ध होता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। इसके साथ ही प्रवक्ता ने कहा कि यह सच है कि बौद्ध धर्म नेपाल के साथ दुनिया के दूसरे हिस्सों में फैला। मामला संदेह और विवाद से परे है और इस तरह बहस का विषय नहीं हो सकता। पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इससे वाकिफ है। इसी के साथ नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक बार फिर दावा किया है कि भगवान राम की जन्मस्थली नेपाल का चितवन जिला है। इसी जिले में मांडी नगर पालिका क्षेत्र है जिसका नाम अयोध्यापुरी है। शनिवार को ओली ने इस क्षेत्र के अधिकारियों से फोन पर बातचीत की, उन्हें राम लक्ष्मण और मां सीता की प्रतिमाएं लगाने के आदेश दिए। ओली ने अफसरों को आदेश दिया कि अयोध्यापुरी को ही असली अयोध्या के तौर पर प्रोजेक्ट और प्रमोट करें। दोस्तों प्रधानमंत्री ओली ने थोरी और मांडी के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भव्य मंदिर बनाने के लिए योजना तैयार करने के भी आदेश दे दिए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लगातार 8वें दिन नहीं बढ़े डीजल के दाम, फटाफट जान लीजिए आज की कीमतें। जी हां दोस्तों, लगातार 8वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी ने रविवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पिछले एक सप्ताह से डीजल की कीमतों पर ब्रेक लगाए हुए हैं। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 80 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर, जबकि 1 लीटर डीजल की कीमत 73 रुपए 56
रुपए से प्रति लीटर पर स्थिर रही है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, हर रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों में बदलाव होता है, यानी कि 6 बजे नई कीमतें दरें लागू कर दी जाती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब रोबोट करेंगे शिविर की सफाई, यूपी के इस शहर से हुई पहल। जी हां दोस्तों, अब इंसान नहीं बल्कि रोबोट करेगा शिविर की सफाई। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों मैनहोल में उतरकर सफाई कर्मचारियों को अपनी जान जोखिम में ना डालनी पड़े, इसलिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने एक खास तरह के रोबोट तैयार कराए हैं, जिसकी मदद से मैनहोल में उतरे बिना ही सारा मलबा बाहर निकाला जा सकता है। ये रोबोट मिनटों में शिविर को अच्छे से साफ कर देता है। इतना ही नहीं, इसमें कैमरा और गैस डिटेक्टर भी लगाया गया है, जिसकी मदद से नाले की गहराई और उसमें कितना मलबा है इसका पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा ये नाले में पैदा होने वाली जहरीली गैस के बारे में भी पता लगा सकता है। निर्माताओं ने इसमें एक ऐसा अलर्ट सिस्टम लगाया है जो गैस का पता लगाते ही कर्मी को अलर्ट कर देगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस से पहले शुरू किया ये अभियान, जनता से मांगा सहयोग। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वतंत्रता दिवस तक एक लंबा सप्ताह गंदगी भारत छोड़ो अभियान चलाने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस एक सप्ताह में सभी जिलों के अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालय बनाने और उनकी मरम्मत का अभियान चलाएं। आम लोग अपने आसपास सफाई करें, प्लास्टिक को अपने जीवन से विदा करें। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को राजघाट के नजदीक बने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों की गुलामी से देश को आजाद कराने के लिए महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। अब हमें भी उसी तर्ज पर गंदगी से आजादी पाने के लिए गंदगी भारत छोड़ो का आंदोलन चलाना होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महिंद्रा राजपक्षे चौथी बार बने श्रीलंका के प्रधानमंत्री, बौद्ध मंदिर में ली शपथ। जी हां दोस्तों, श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने ऐतिहासिक बौद्ध मंदिर में शनिवार को देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। श्रीलंका पीपल्स पार्टी SLPP के 74 वर्षीय नेता को 9वीं संसद के लिए पद की शपथ उनके छोटे भाई एवं राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने केलानिया में पवित्र राजमहावराह में दिलाई। वहीं कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों एवं उपमंत्रियों को सोमवार को शपथ दिलाई जा सकती है। दोस्तों महिंद्रा राजपक्षे ने इस साल जुलाई में संसदीय राजनीति में 50 वर्ष पूरे किए हैं और वे 1970 में महज 24 साल की उम्र में सांसद निर्वाचित हुए थे। उसके बाद वे 2 बार राष्ट्रपति भी चुने गए और 3 बार प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत विरोधी गतिविधियों का केंद्र बने तुर्की के विश्वविद्यालय, पाकिस्तान चला रहा है प्रोपोगेंडा। जी हां दोस्तों, भारत के खिलाफ कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान और तुर्की मिलकर बड़ी साजिश रच रहे हैं, जिसके तहत तुर्की के विश्वविद्यालयों में भारत विरोधी माहौल तैयार किया जा रहा है। भारत सरकार ने पिछले साल जब से जम्मू कश्मीर राज्य को लेकर आर्टिकल 370 को अप्रभावी बनाया है, तब से तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन खुद को कश्मीर मुद्दे पर भारत सरकार के विरोध के केंद्र में रखे हुए हैं। इसके तहत तुर्की ने कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र में जनरल असेंबली में भी उठाया है। तुर्की इस मामले में लगातार इसलिए भी आवाज उठा रहा है ताकि वह खुद को इस्लामिक दुनिया का नेता साबित कर सके। तुर्की के राष्ट्रपति, सांसद और अन्य नेता तो भारत विरोधी काम लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन अब तुर्किश संस्थान भारत विरोधी गतिविधियों के नए केंद्र बनते जा रहे हैं, खासकर तुर्की के विश्वविद्यालय। ये संस्थान भारत विरोधी माहौल तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। खासकर पिछले 1 साल में तुर्की के विश्वविद्यालयों में भारत विरोधी गतिविधियों में काफी तेजी आई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, क्या राम मंदिर के बाद मोदी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आएगी? जी हां दोस्तों, अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद क्या सरकार NRC जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी काम कर सकती है? क्या संसद के आने वाले सत्र में जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार कोई बिल ला सकती है? क्या तैयारी यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी है? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं दोस्तों क्योंकि बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर जनसंख्या नियंत्रण के लिए संसद में बिल लाने की मांग की है। इशारा कुछ ऐसा ही लगता है क्योंकि बीजेपी सांसद अनिल अग्रवाल की प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वो देशवासियों को जनसंख्या नियंत्रण के बारे में अवगत कराएं, साथ ही राष्ट्रहित में आगामी संसद सत्र में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पास करे। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयों की स्थायी समिति, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, सलाहकार समिति और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की हिंदी
सलाहकार समिति के सदस्य डॉक्टर अग्रवाल ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि आपने 15 अगस्त 2019 के अवसर पर देश में जनसंख्या नियंत्रण की जो जरूरत बताई थी उस पर संकल्प को पूरा करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप आगामी संसद सत्र में इस संबंध में उचित विधेयक लाने पर विचार करें। तो दोस्तों यह थे आज के तमाम मुख्य समाचार और बड़ी खबरें। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ इस तरह की काम की खबरें हर रोज सुबह सुबह देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लीजिए। और दोस्तों यह बिल्कुल मुफ्त भी है, इससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी और आप एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।